जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कोहाट के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तमाम हदें पार कर दी और जो पेशावर के जलसे में हुआ था आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस सवेल अफरीदी साहब करना क्या चाहते हैं। आज अमेरिका का दलाल तक कहा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी तैसी कहा गया और फिर ये कहा गया कि इमरान खान साहब का पैगाम आ गया है कि मौत या फिर आज़ादी। अब ये करना क्या चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कोहाट का जलसा बेसिकली था कैसा, बड़ा था, छोटा था, कामयाब था, नाकाम था। पूरी डिटेल आप इस वीलाग में मुलाजा कीजिएगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद को कहा था कि आप राना सनाउल्लाह साहब को उठा के दोबारा जेल में भेजें क्योंकि ये मोटे बहुत हो गए हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब का जो इंकशाफ है उसकी कुछ डिटेल मेरे पास भी है जो मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। और इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि तालिबान ने जाली बख्तरबंद गाड़ियां बना ली हैं, जाली त्यारे बना लिए हैं। ये स्टोरी है क्या, पूरी डिटेल आप इसी वीलॉग में मुलाजा करेंगे। और इसके साथ साथ दो अब दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, बड़े खौफनाक वाकयात हुए हैं जिससे आलमी सिनेरियो जो है वो बदल रहा है। कहाँ वाकयात हुए, क्या हुए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ जो सीक्रेट फाइल्स जनरल फैज़ हमीद साहब ले गए थे वो कौन कौन सी फाइल्स थी ये भी आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब javed.com अपनी वेबसाइट पर प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप हमारे कॉलम अब इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कुछ आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। सिडनी की एक बीच है बोंडी और उसके ऊपर आज एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और इसके बाद जख्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उसने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। एक तो ये बड़ी बीच है, अगर आप सिडनी जाएं तो आपको एक पूरा कोस्टल एरिया मिलता है जहां पे मुख्तलिफ बीचेज़ हैं। तो बोंडी जो बीच है वो बड़ी कामयाब और बड़ी महंगी किस्म की बीच है और वहां पे इस मौसम में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये ज़हन में रखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका बाकी दुनिया के साथ जो मौसम का फ़र्क है वो 6 महीने का है। अब बाकी सारी दुनिया के अंदर इस वक्त सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ रही है, लिहाजा लोग ज़्यादातर साहिलों पे गए हुए हैं, बीचेस पे गए हुए हैं। और वहाँ पे जो 25 दिसंबर होती है यानी क्रिसमस होती है या फिर जो न्यू ईयर नाइट होती है वो गर्मियों के अंदर होती है और उस वक्त यहाँ पे दिन चढ़ा होता है और वहाँ पे रात के 12 बज रहे होते हैं और लोग आम से कपड़े पहन के बल्कि जो छोटी छोटी कमीज़ें पहन के फिर रहे होते हैं और कच्छों के अंदर फिर रहे होते हैं, यानी कि शॉर्ट्स पहने होते हैं उन्होंने। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है तो इसलिए वहाँ पे बीचेस के ऊपर इस वक्त लोग मौजूद हैं। तो वहाँ पे कुछ यहूदियों का एक फंक्शन हो रहा था, त्यौहार हो रहा था, उसके ऊपर 2 लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी जिसमें ज़ाहिर 12 लोग वहाँ पे मारे गए जो अक्सरियत जिनकी यहूदियों पे मुश्तमिल है यानी कि यहूदी हैं और वो वहाँ पे अपना फंक्शन कर रहे थे। और फिर 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हो गए इसके अंदर और 29 के करीब लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं जिसके अंदर यहूदियों की तादाद ज़्यादा है। फिर पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई तो हमलावरों में से भी 1 लोग मारा गया जबकि दूसरे 2 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये ज़हन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि फ़लस्तीनियों ने और साथ साथ जो अरब मुल्क हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके पनाह ले ली थी। तो इस वक्त बराबर उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर फ़लस्तीनी मौजूद हैं और वहाँ पे ठीक ठाक वोट बैंक फ़लस्तीनियों का है। तो मुझे लगता है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर ये मामला पड़ जाएगा क्योंकि जो गज़ा का बदला है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लिया जा रहा है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अल्टीमेटली इनमें से फ़लस्तीनी निकलेंगे या फ़लस्तीनियों के साथ इनका ताल्लुक और राब्ता निकलेगा। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फ़लस्तीनियों के केसेस चल रहे हैं इस वक्त इमिग्रेशन के, उसके ऊपर बहुत बड़ा तातुल आएगा, उसके ऊपर ये बड़ी जद पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाशिंगटन के अंदर एक अफ़गानी ने चंद दिन पहले 2 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया था तो उसके बाद जितने अफ़गानी वहाँ पे मौजूद थे उन सब के केसेस जो इमिग्रेशन के रुक गए और 18,000 जो अफ़गानी जो बाइडन के दौर में अमेरिका पहुँचे उनमें से 2,000 अफ़गानियों के बारे में कहा जाता है कि उनके दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं। उन सबको गिरफ्तार करके या तो पैक करके वापस भेजा जाएगा या फिर उन्हें सज़ा दी जाएगी। तो बिल्कुल इसी किस्म का जो इंसिडेंट है अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो फ़लस्तीनी है और साथ साथ अफ़गानी है उनके ऊपर ये नज़ला गिर के रहेगा। इसके साथ साथ सूडान के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन अटैक यूएन का एक एयर बेस था, बल्कि पूरा बेस है वहाँ पे, और उसके ऊपर अटैक हुआ है ड्रोन के ज़रिए और उसके अंदर 6 बांग्लादेशी जो यूएन को सर्व कर रहे थे वो शहीद हो गए, मारे गए।
और उसके बाद बाकी 6 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। और ये यूएन के बेस के ऊपर इस टाइप का पहला हमला है सूडान के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है और यूएन ने वहाँ पे ठीक-ठाक किस्म के काम करने शुरू किए हुए हैं। वो वहाँ पे रेस्क्यू भी कर रहे हैं लोगों को और साथ-साथ वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त भी कर रहे हैं लोगों के लिए और अमन कायम करने के लिए जो पूरी दुनिया से दस्ते मंगवाए जाते हैं, उसके अंदर बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये बांग्लादेशी ही ज़ख्मी हुए हैं और बांग्लादेशी वहाँ पे मारे गए हैं। इस ड्रोन हमले के बाद यूएन ने अपनी वहाँ पे जो मिशन है, उसमें से तादाद कम करनी शुरू कर दी है और एक खासा क्राइसिस जो है सूडान के अंदर भी पैदा हो गया। इसके साथ-साथ वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। इसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताता जाऊँ कि उससे पहले तालिबान रजीम ने एक परेड करवाई थी काबुल के अंदर और उसके अंदर उन्होंने अपने जहाज़ दिखाए थे, उसके अंदर उन्होंने अपने मिसाइल दिखाए थे, उसके अंदर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ और अपने टैंक्स दिखाए थे और बड़ा-बड़ा हैवी असला दिखाया था। और उसकी बुनियाद पे उस वक़्त तालिबान की तरफ से ये शोर किया गया था, बल्कि ये ऐलान किया गया था कि हम दिफ़ाई तौर पे बड़े तगड़े हैं। और ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो पाकिस्तान अगर हमला करेगा या कोई दूसरा मुल्क हमला करेगा, तो हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार भी हैं और हमारे पास जवान लोग भी हैं। तो हम हर जो दुश्मन होगा उसके दांत खट्टे कर देंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया था कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाज़ कैसे आ गए, वहाँ पे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ कैसे आ गई, वहाँ पे टैंक्स कैसे आ गए और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स कैसे आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे तो ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद फिर वाशिंगटन के अंदर भी खासा ज़लज़ला आया कि ये क्या इशू है कि वहाँ पे इतना हैवी असला जो है वो अफ़गानों के पास मौजूद है। तो अब वाशिंगटन पोस्ट ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बगराम एयर बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो वहाँ पे जाली किस्म के जहाज़ बना रहे हैं और जाली किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ बना रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया है कि जो असला छोड़ के गए थे अमेरिकन वहाँ पे, उसमें से बहुत सारी चीज़ें नकारा थी, जैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ नकारा थी, जैसे टैंक्स नकारा हैं। कुछ टैंक्स ऐसे हैं जो रशियन हैं और जो रशिया की वार के बाद वहाँ पे रह गए थे, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी हो चुकी है। जहाज़ जो हैं वो भी और हेलीकॉप्टर्स भी वो हैं जो बहुत पुराने हैं और डैमेज्ड हैं और उनको उड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए जो अमेरिकन हैं उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए थे। तो ये पता ही चला कि तालिबान ने बाकायदा उनको रिपेयर करके उसके ऊपर रंग करके ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हमारे पास लेटेस्ट किस्म के हेलीकॉप्टर हैं, लेटेस्ट किस्म के हमारे पास जहाज़ हैं और लेटेस्ट किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये बेसिकली पुरानी है और ये काम करने के काबिल नहीं है, नाकारा है और इनको नाकारा समझ के ही अमेरिकन वहाँ पर छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब तालिबान ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि जनाब आप फिक्र ना करें, हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े मजबूत हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट के जरिए ये कली खोल दी और उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है और ऐसी कोई उनके पास चीज़ मौजूद ही नहीं जिससे वो किसी और मुल्क के साथ लड़ सकें। हाल बता वाशिंगटन पोस्ट ने यह तस्लीम किया है कि 7.1 बिलियन डॉलर का जो असला वहाँ पे अमेरिकन छोड़ के गए थे वो इस वक्त अफगानों के पास है, लेकिन वो बड़ा असला नहीं है, वो बेसिकली वेपन्स हैं और वो इतने बड़े वेपन्स नहीं हैं कि जिससे कोई बड़ी जंग लड़ सके। लेकिन बहरहाल ये भी इनके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ये दुनिया के अंदर खासा नया मसला पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये जो असला है हर सूरत इनसे वापस लेना चाहिए, वो साबित हो गया। अब पाकिस्तान दोबारा ज़ोर देगा अमेरिकन के ऊपर कि आप जो मर्ज़ी करें, इससे ये असला वापस लें, क्योंकि ये असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है उसने खासा हैरान किया पूरी दुनिया को कि तालिबान किस तरह एक जालसाज़ी कर रहे हैं और किस तरह वो पूरी दुनिया की आंखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी हम बड़े तगड़े हैं, जबकि तगड़े वो हैं नहीं। इसके साथ ही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तालिबान से और अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो हवाई अड्डा है ये वापस अमेरिकन के पास चला जाएगा। गो तालिबान ये इनकार कर रहे हैं कि ये हमारी सरजमीन है, किसी और के हवाले हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बहरहाल इनको देनी पड़ जाएगी। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझे गिरफ्तार करवाया था और ये जनरल बाजवा साहब के कहने पे करवाया था, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई हाज़र सर्विस अफसर हो और वो किसी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार कर ले और उसके अंदर आर्मी चीफ की कोई कॉन्सेंट शामिल ना हो। और अगर फ़र्ज़ करें कि जनरल बाजवा साहब ने ये नहीं कहा था, तो फिर जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल होना चाहिए, तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश पर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर एक मीटिंग थी, उसके अंदर मैं जब गया तो जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद को कहा कि देखो, जब ये जेल के अंदर थे तो कितने स्मार्ट हो गए थे राणा साहब, अब ये दोबारा मोटे हो रहे हैं, तो आप इनको दोबारा जेल के अंदर भेजो ताकि ये स्मार्ट होके बाहर आएँ।
तो साथ उन्होंने कहा जी मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो ज़िम्मेदार हैं और जनरल फैज़ हमीद जो है वो भी ज़िम्मेदार हैं, इन दोनों ने मुझे गिरफ्तार करवाया था। अब यहाँ पे ये जो वाक़या था वो मैं आपको बताता जाऊँ कि ये पार्लिमानी जो कमेटी एक डिफेंस की दिफा की, वो उसके अंदर तकरीबन 40-50 लोग होते हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर ये कमेटी है, बड़ी कमेटी है। तो जब तालिबान के बारे में ये फैसला करना था कि क्या उन्हें पाकिस्तान लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो एक इन कैमरा एक इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर सेनेटर्स भी थे, जिसके अंदर एमएनएस भी थे और अपोजिशन लीडर उस वक्त ज़ाहिर मियां शवाशी साहब थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उस वक्त ताज़ा ताज़ा राना सनाउल्लाह साहब जो थे रिहा हुए थे, अब ये भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो वहाँ पे एक ब्रीफिंग दी गई थी जनरल बाजवा साहब की तरफ से और जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, और ये कायल करने की कोशिश की गई थी पूरी पार्लियामेंट को कि तालिबान को वापस लाना चाहिए पाकिस्तान, ताकि वो हमारी नज़रों के सामने होंगे। बहरहाल किसी वक्त मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा कि ये किस तरह मीटिंग हुई थी, उसमें किसने क्या कहा था और क्या वाकई तालिबान पाकिस्तान आए थे या नहीं आए थे। ये वही मीटिंग है जिसका जो बहुत सारे लोग हवाला देते जाते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल है। लेकिन बहरहाल उसके बाद जब खाने का वक्त हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी प्लेट पकड़ी और उसके बाद सीधे वो जनरल बाजवा साहब के पास चले गए और वहाँ उन्होंने जनरल बाजवा साहब से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे ये बताएं कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया था। और उसमें जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर हंस के उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा कि देखें उस वक्त ये कितने स्मार्ट हो गए थे, अब दोबारा मोटे हो गए, तो मेरा ख्याल है कि इनको एक दोबारा चक्कर लगवाएं ताकि इनका वज़न कम हो। अभी ये बात चली रही थी तो मियां शवाशी साहब ने दूर से देख लिया कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं जिससे तलखी हो सकती है। तो मियां शवाशी साहब फ़ौरन आए और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बाजू से पकड़ा और उनको घसीटते हुए दूर ले गए और उनसे कहा कि राना साहब चुप करें, अभी बड़ी मुश्किल से हमारे हालात ठीक हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मसाइल पैदा हो जाएं। ये उसकी बैकग्राउंड है और उस पर राना सनाउल्लाह साहब खासे एम्बेरस हुए कि जिस तरह मियां शवाशी साहब ने उनको वहाँ से पकड़ा, खींचा और उन्हें चुप कराया कि बिल्कुल इस टाइप की कोई बात नहीं करनी, हमने बड़ी मुश्किल से अपने मामला जो हैं वो दुरुस्त किए हैं। तो ये उसकी बैकग्राउंड है और ये जो जनरल बाजवा साहब ने कहा था ये उन्होंने हंसते हुए कहा था, एक मजाक के तौर पे कहा था, इसमें सीरियस नहीं था कि दोबारा पकड़े इनको और गिरफ्तार कर लें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो बड़ी मुश्किल से रिहा हुए थे और उसकी एक वजह भी है, उसकी बैकग्राउंड भी है, मैं किसी वक्त डिटेल के साथ आपको ये भी बताऊंगा। और रिहाई के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब से राना सनाउल्लाह साहब की लाहौर के अंदर एक सेफ हाउस के अंदर मुलाकात भी हुई थी। वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी और उसे एक अरेंज किया था, एक एसएसपी होते थे पुलिस की तरफ से और उसने ये अरेंज किया था, उसने राना सनाउल्लाह साहब को कायल किया था कि आप लाजमी बने। और फिर उसके बाद जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर क्या क्या हुआ था वो बड़ी एक दिलचस्प दास्तान है, मैं किसी वक्त आपको वो भी सुनाऊंगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी कोई तहकीकात हो रही हैं। आज मैं इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बड़ी हद तक बात दुरुस्त है उनकी, अलबत्ता जनरल बाजवा साहब से कुछ चीज़ें पूछी गई थी माजी के अंदर और वो पूछी इसलिए गई थी कि बार बार उनका नाम दिया जा रहा था, बार बार उनका हवाला आ रहा था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी कि बतौर आर्मी चीफ मैंने ये अहकाम दिए थे और ये बातें मेरे नोटिस में नहीं थी और वो बात एज इट इज़ उसको कबूल कर लिया गया था। अब इनके खिलाफ कोई तहकीकात वाकई नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि हर चीज़ इन ब्लैक एंड वाइट है और आर्मी चीफ जो भी ऑर्डर करता है वो इन ब्लैक एंड वाइट करता है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। लिहाजा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई खुफिया ऑर्डर जो है जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब को दिया हो। यहाँ पे अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को कोई ऑर्डर दिए गए हैं तो वो बतौर आर्मी चीफ दिए गए हैं और पूरे अदारे की तरफ से दिए गए हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, कोई एतराज़ भी नहीं है। एतराज़ उन ऑर्डरों पर है जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब ने बराह रास्त दिए थे और बराह रास्त उसका फ़ायदा उनको फैज़ हमीद साहब को डायरेक्ट हुआ था या फिर रिटायरमेंट के बाद जो कुछ करते रहे जिसमें 9 मई और 10 मई के वाक़यात हैं। ये मामला सिर्फ उसके ऊपर है, उसी के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। बतौर DGISI या फ़ौज के एक नुमाइंदे की हैसियत से जो कुछ उन्होंने फ़ौज के कहने पर किया उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन उसके बाद के मामलात के ऊपर है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ऑफिशियल कौन सी ऐसी फाइल्स हैं, सीक्रेट फाइल्स हैं जो लेके चले गए थे जनरल फैज़ हमीद साहब, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वजह से वो आपके सामने रख नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है वो एक सज़ावार हो सकता बंदा और ना ही जो दूसरे लोग हैं जिनसे मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो इसके बारे में कोई खुल के बात करना चाहते हैं। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ टैपिंग हुई थी, जिनके कुछ केसेस थे
और वो जो इंफॉर्मेशन थी वो सारे इदारे ने जमा की थी, लेकिन उसे जनरल फैज़ हमीद साहब अपने साथ ले गए। कुछ फहरिस्तें हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स कहाँ-कहाँ पोस्टिंग है, और वो एक ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो दफ्तर से बाहर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वो ले गए। कुछ फाइलें उन्होंने निकलवाई थी जो उन्होंने स्टडी के लिए रखी हुई थी कि मैं स्टडी करके वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने वापस नहीं की थी। ये डिटेल में किसी वक्त आपको सुनाऊंगा। वैसे तो जो तफसीली फैसला जनरल फैज़ हमीद साहब का आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। अब हम आते हैं आखिरी इशू की तरफ, और सबसे बड़े इशू की तरफ। आज कोहाट के अंदर जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो जो हीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब उसके अंदर मजीद इजाफा हो गया। सुहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पर तकरीर की है। दो चीज़ें, एक तो उन्होंने अमरीकी दलाल करार दिया है जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं या जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। मैं ज़रा मोहतात होकर अल्फाज को दोहरा रहा हूँ। ये एक इंतहा दर्जे की रेड लाइन क्रॉस की गई है। मेरा ख्याल है इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कुछ कहा कि कुछ टाउट्स हैं मीडिया के जो रात को बैठ के मीडिया में बात करते हैं। भाई ये टाउट्स कौन से हैं, ज़रा जिक्र कर दें। टाउट्स वैसे आपकी पार्टी के हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं और रोज़ आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन टाउट्स के ऊपर भी तवज्जो दें। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम आ गया है कि आज़ादी या फिर मौत। अब हम जाएंगे रावलपिंडी, कफन बांध के जाएंगे, या फिर वहां से हमारी लाश आएगी, या फिर हम आज़ादी लेके आएंगे। तो आज़ादी इन्होंने लेनी किससे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। कहाँ पे कैद है आज़ादी जिसको ये आज़ाद करना चाहते हैं? अजीब सी बात है भाई। इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है शायद वो आज़ादी समझ रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि वफाक को ख़त्म हो जाना चाहिए फिर हम आज़ाद होंगे। आपको नया मुल्क बनाना चाहते हैं, को पाकिस्तान से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ज़रा ये तफसीली रोशनी डाल दें ताकि लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड तो कर जाएं। और उन्होंने कहा जी बस अब हम जा रहे हैं, और बस उसके बाद या हमारी लाश आएगी या फिर हम आज़ादी लेके आएंगे। क्यों इस किस्म की बातें करते हैं सुहेल अफरीदी साहब? अल्लाह अल्लाह किया करें। अल्लाह ताला ने आपको जवान बनाया, इक़्तिदार दिया है, आप लाशों की और मौत की बात कर रहे हैं। साथ साथ शफी जान साहब जो उनके एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला साहब नौजवान आपकी तरफ देख रहे हैं और मुल्क भर के अवाम जो हैं वो आपके पीछे खड़े हैं, और ये सब इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं। आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के इन सब को रिहा करें। और साथ ही शफी जान साहब ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो हैं उनकी ऐसी की तैसी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। बार बार DGI-SPR का जिक्र किया गया, बल्कि अली असगर साहब जो असगर खान साहब के साहबजादे, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उन्होंने कहा जी ये सियासी बात करने वाले कौन लोग होते हैं और ये यूनिफॉर्म में खड़े होकर ये बात क्यों करते हैं, और ये कौन है जो हमें गद्दार कह रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा जी जो एयरफोर्स का पहला शहीद था वो मेरा चचा था, पायलट था। और फिर उसके बाद उन्होंने मलकदीन अफरीदी जो तीरा के रहने वाले हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी हमें गद्दार मत करार दें। तो ये जो हीटेड तकरीरें हैं ना, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये पसा के और मरवा के रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना। को खुदा खौफी करें, सियासत करें, ये बगावत ना करें कि जिसकी बुनियाद पर मुल्क को भी नुकसान हो जाए और आपको भी नुकसान हो जाए। मेरा ख्याल ये है कि कोई समझाने वाला आदमी आए आगे और इनको कहे कि अक्ल को हाथ मारिए, क्या कर रहे हैं आप। इसका इमरान खान साहब को नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहरहाल आखिर में ये आपको बताऊं कि कोहाट का जलसा अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि इस जलसे की बुनियाद पर कोई बहुत बड़ा इंकलाब पाकिस्तान के अंदर आ सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।